तो स्टूडेंट आज हम जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये यहाँ पर आप अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज क्लाइमेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे क्लाइमेट के बारे में। या मैं कहूँ आपसे कि आप मेरे को बताइए क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, आपका जो वेदर है वो ठंडा जैसे आजकल हो रहा है, फिर गर्मी का मौसम आएगा, फिर आपका बरसात का मौसम आएगा, मॉनसून सीजन आएगा। वेदर आपका गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कभी आपका मॉइस्चर वाला हो जाता है। तो जो आपका डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेदर बोलते हैं। बट एक बहुत सालों में जो एवरेज वेदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स। मतलब बहुत सालों में जो एक एवरेज वेदर रहता है वो आपका क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। जैसे आपने आइस एज के बारे में सुना होगा, उस टाइम पर पूरा बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। एक बार आपने बहुत सारा सुना होगा कि बारिश ही बारिश है, तो वो आपका क्या है? क्लाइमेट है। और एक टाइम पे आने वाला समय बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको पानी नहीं मिलेगा आने वाले कुछ सालों के बाद। वो सारा का सारा किस में आता है? वो क्लाइमेट में आता है। दोबारा से एक बार आप समझ लीजिएगा, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है। अगला अगला है द वेदर कैन चेंज इन जस्ट अ फ्यू आवर्स whereas climate takes millions of years to change। वेदर आपका कुछ घंटों में ही चेंज हो जाएगा, लेकिन जो क्लाइमेट है वो आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंज होता है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है इसने बहुत सारे चेंजेस आपके देखे हैं, मैंने आपको बता दिए। शुरुआत में जब यह सन से अलग हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे पूरा हॉटर इन्वायरमेंट था, पूरा गर्म था। फिर बारिश आई तो जो ऊपर की आपकी प्लेट है, ऊपर का जो क्रस्ट जिस पे हम रह रहे हैं, वो आपका क्या हो गया? वो धीरे धीरे ठंडा होता रहा, ठीक है। ये यहाँ पर अंतर होता है, डिफरेंस होता है क्लाइमेट और वेदर में। ओके, आगे चलते हैं। आगे है व्हाट आर द पीसेज ऑफ एविडेंस, व्हाट आर द पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे पता लगेगा? तो उसके कौन कौन से एविडेंसेस हैं? सबसे पहला है सी लेवल राइज, मतलब जो समुद्र का लेवल है वो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, सी लेवल राइज। ओके, नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। वार्मिंग ओशियंस, ओशियन आपके गर्म हो जाएंगे। ओशियन में आपका पानी है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो वो पानी आपका क्या है? वो पानी ओशियन आपके क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। श्रिंकिंग आइस सीड्स, जो आइस सीड्स हैं बर्फ वो श्रिंक होने लगेंगी, ठीक है। डिक्लाइनिंग आर्कटिक सी आइस, जो आर्कटिक सी है उसमें जो आपका आइस है, जो बर्फ का लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन होने लग जाएगा, यानी कम होने लग जाएगा। ग्लेशियल रिट्रीट, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो आपके कमजोर होने लगेंगे, वो खत्म होने लगेंगे। एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स, जो आपके नेचुरल इवेंट्स हैं वो कभी ज्यादा कभी कम, मतलब आपकी बरसात बहुत हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, कभी अचानक बर्फ गिर जाएगी, फिर अचानक गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, तो वो एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स में आते हैं, तो वो भी आपके होने लगेंगे। फिर आपका आता है ओशियन एसिडिफिकेशन, मतलब एसिडिफिकेशन आपको पता होगा कि जो उसका पानी है, ओशियन का वाटर है, वो एसिड में कन्वर्ट, एसिडिफिकेशन उसका हो जाएगा। वहां पर जो आपके जितने भी जैसे फिश वगैरह हैं, जो वहां का पूरा इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। डिक्रीज स्नो कवर, आप सभी को पता है कि अर्थ में आपका स्नो भी है, और वो आपका 24x7x12 मंथ वो चलता रहता है। तो वो जो स्नो कवर है, वो स्नो कवर भी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है जी। क्या समझेंगे? क्लाइमेट चेंज के
क्या क्या आपके कॉजेज हैं। हालांकि बहुत सारे आपके कॉजेज हो सकते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट होंगे क्लाइमेट चेंज में, मैक्सिमम जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेज को। तो अलग अलग हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज, टेरेस्ट्रियल कॉजेज, वॉल्केनिज्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस। ये आपके मेन पार्ट्स हैं। इन कॉजेज की वजह से ही हमें क्लाइमेट चेंज का पता लगता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इसके पीछे के कारण है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है, हमारा पहला पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज। द एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज आर द वेरिएशंस इन द सोलर आउटपुट रिलेटेड टू सनस्पॉट एक्टिविटीज। हमें पता है कि हमको जो सारी एनर्जी मिल रही है, वो सारी की सारी एनर्जी हमको कहां से मिल रही है, वो सारी एनर्जी हमको सन से मिल रही है। तो सन का जो सोलर आउटपुट है, अगर उसमें चेंजेस आते हैं, सोलर फ्लेयर जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, उसके बाद अगला है सन स्पॉट्स क्या हैं। सन स्पॉट्स आर द डार्क एंड कूलर पैचेज ऑन द सन विच राइज एंड फॉल इन रिकरिंग मैनर। जो सन है, आप देखिएगा नेट पे जाके, जो सन है इसमें अलग अलग आपको धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो धब्बे आपके क्या हैं, सन स्पॉट हैं। अगला है व्हेन द नंबर ऑफ सन स्पॉट इंक्रीजेस, कूलर एंड वेटर वेदर एंड ग्रेटर स्टॉर्म साइन आकर्स। ठीक है, तो जब ये सन स्पॉट्स आपके बढ़ जाते हैं तो आपका कूलर और जो आपका वेटर वेदर है वो आपका होने लगता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है दीज मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन विच इन टर्न्स माइट बी ए बियरिंग ऑन द क्लाइमेट। ये सब किस पे फर्क डालेंगे, ये सारा का सारा क्लाइमेट पर असर डालेंगे। कौन, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज। अब नेक्स्ट अगला है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म आपका क्या है, volcanism is regarded as the another cause of climate change. Volcanism eruptions throw up loads of aerosols into the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर में पूरा बदलाव ले आते हैं, जो रेडिएशन वगैरह है वो सारा चीजें आपके उसका डिक्रीज होने लगता है। मतलब जैसे आपने ये वॉल्केनो देखा है, वॉल्केनो से जो ऊपर से निकला यहाँ से धूल, तो ये ऊपर पूरी परत जम गई जो आपकी डस्ट वगैरह की है इसके चारों ऐसे, तो यहां से जो सोलर रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, वो सरफेस तक नहीं पहुंचेगा। इस वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपने जो डायनासोर वाली अगर स्टोरी सुनी है, तो उसमें क्या था, एक एस्ट्रॉइड वहां से अर्थ पे आता है, अर्थ पे गिरता है, अर्थ पे गिरने के बाद जो उसके चारों तरफ पूरे धूल जम जाती है, बहुत टाइम तक आपका वो धूल हटती ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट, अब अगले पॉइंट में हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, फिर हम चलेंगे आपका ग्लोबल वार्मिंग में। ओके, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेज हैं। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ कंसर्न आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो रेफ्रिजरेटर, जो आप फ्रिज यूज कर रहे हैं, वहां से मैक्सिमम क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, CFC। फिर अगला है मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड ओजोन O3। तो वहां पर जो भी आपके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ओके, ये आपके प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके अलावा भी जो आपकी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, easily react with greenhouse gases and affect their concentration in atmosphere। वो एटमॉस्फेयर में भी क्या करती हैं, चेंज करती हैं। The largest concentration of greenhouse gases in the atmosphere is कार्बन डाइऑक्साइड। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो ये पॉइंट है, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद जो ग्रीन हाउस अफेक्ट है। क्या है, ग्रीन हाउस अफेक्ट। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं जो ग्रीन हाउस अफेक्ट है, वो ग्रीन हाउस अफेक्ट क्या है। द ग्रीन हाउस अफेक्ट इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट वार्म द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारी अर्थ की सरफेस को क्या रखती है, गर्म रखती है। ठीक है, सोलर रेडिएशन रीचेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई गई है, बड़े ध्यान से समझना। ये सन है, सन से हमारी अर्थ में आपका रेडिएशन आया, कुछ यहाँ एटमॉस्फेयर से वापस चला जाता है।
द रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन इज एब्जॉर्ब बाय द टेरेस्ट्रियल एंड द ओशियंस हीटिंग द अर्थ, मतलब वो जो भी एटमॉस्फेयर है, जो ओशियंस है, उसके द्वारा वो कर क्या लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जिससे हमारी अर्थ क्या रहती है, गर्म होती है। हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टूवर्ड्स स्पेस, इस अर्थ से भी, ये अर्थ सरफेस मान लो, इस अर्थ से भी वापस कहां को जाता है, स्पेस में जाता है। बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ये क्या करता है, उसको आपका बहुत ज्यादा क्या करता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, यहां पर हम जानेंगे, सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, agriculture, land clearing are increasing the amount of greenhouse gases released into atmosphere. Okay, this is trapping extra heat and causing the temperature of the earth to rise and ultimately rise in global warming. मतलब इस ग्रीन हाउस की वजह से हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ओके, नाम से ही आपको पता लग रहा है, ग्लोबल मतलब पूरे संसार में, वार्मिंग मतलब गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। ओके, ग्लोबल वार्मिंग begins with greenhouse effect which is caused by the interaction coming radiation from the sun and atmosphere of earth। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सन से जो भी आपका हीट आती है रेडिएशन के थ्रू, वो हमारी अर्थ कुछ एब्जॉर्व करती है, कुछ वापस थ्रो बैक कर देती है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस इसको क्या करते हैं, ये उसको ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस में ये यहाँ पर आपका टेम्परेचर हाई होने लगता है, ये इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इस ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो फिर आपका बाद में ग्लोबल वार्मिंग एक कॉज बनता है, रिजल्ट बनता है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग के आपके क्या क्या कॉजेज हैं। सबसे पहला तो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो पेड़ हैं आप उन पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा है कि जो मेन गैस है वो कौन सी है, CO2 गैस है ग्रीन हाउस गैसेज में। और जो आपके जो ट्रीज हैं, ठीक है, जो ट्रीज आपके हैं, ट्रीज क्या करते हैं, यहां पर आपको इस कलर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आप लोगों के लिए पेड़ बना देता हूं, ये है। ठीक है, तो जो ये है, ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो ये कैसे काम करेंगे, तो वो जो पूरे के पूरे जब जंगल कट जाते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगला है यूज ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, हम जो गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन इनसे हो रहा है, वो पॉल्यूशन आपका क्या करता है, हमारे सिस्टम को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देता है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। फिर मैंने आपको फ्रिज का एग्जांपल बताया, जो कूलेंट होते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC, आप याद कर लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आप जो औद्योगिकरण कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री आप बना रहे हैं, उस वजह से भी हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, इस समय हिंदुस्तान की 135 करोड़ आपकी जनसंख्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धरती पर भार बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमको जंगल काटने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप यहां पर समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, अफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या अफेक्ट हैं, क्या क्या इसके परिणाम हैं। तो सबसे पहला है राइज इन टेम्परेचर। सबसे पहले अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से आपका क्या है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो ओशन और सी लेवल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा, जो हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट है। भैया, जो उसके समुद्र के किनारे पर जो भी आपके शहर बसे हुए हैं, वो शहरों में क्या हो जाएगा, दिक्कत आने लगेगी, वहां पर बाढ़ आ जाएगी, वो डूब जाएंगे सारे के सारे। इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आने लगेंगी। इसकी वजह से डिजीज आपकी होने लगती हैं, बहुत सारी डिजीज गर्मी की वजह से होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं।
इससे नेचुरल हैबिटेट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और लास्ट में जहां से हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, कि यहां से आपका क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की शुरुआत भी ग्लोबल वार्मिंग से ही होती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी अभी इस साइड पे आप देख रहे हैं राइट साइड में, अभी जैसी हमारी अर्थ है वैसे ही अर्थ रखने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, आपको भी और हमें भी, ताकि ये ऐसा लेफ्ट साइड वाला ना बन पाए। तो आप अभी स्टूडेंट हैं, आप सबको बताइए इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए कि हम इनको नहीं करेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, व्हीकल्स का कम से कम यूज करेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम एक कंट्रोल्ड वे में चलेंगे। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंट्रोल्ड डेवलपमेंट हो। ओके, तो स्टूडेंट बस आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एमसीक्यू करेंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।